सदर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम उस विषय पर बात करेंगे जिसके संदर्भ में आज से कुछ समय पहले अर्थात 9 जुलाई को भी हमने बात की थी। उस समय हमने तालिबान को साथ अफगानिस्तान में जो कुछ घटित हो रहा है उसको लेकर अपनी आशंकाएं साझा की थी एक भरे पूरे पैनल के साथ। उस समय जो आशंकाएं जताई गई थी वो आशंकाएं पिछले सवा महीने के अंतर्गत कमोबेश खरी उतरती दिखाई दे रही है। अफगानिस्तान लहूलुहान हो रखा है और तालिबान लगातार पैर पसारता जा रहा है। इसीलिए हमारा आज का विषय है क्या अफगान लहूलुहान फिर लौटा तालिबान। इस वक्त एशिया का दिल कहे जाने वाले अफगानिस्तान में तालिबान के लगातार बढ़ते कब्जे और हिंसा के चलते अफगानिस्तान के दूसरे हिस्से के लोगों में डर बुरी तरीके से फैल चुका है। अफगानिस्तान में अब तक 80,000 से ज्यादा बच्चे बेघर हो चुके हैं और वे सभी फिलहाल तो काबुल की ओर रुख कर रहे हैं। तालिबानी आतंकवादी एक हफ्ते में अफगानिस्तान के 10 राज्यों पर कब्जा कर चुके हैं और काबुल से भी मात्र 150 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद हैं। हालात बता रहे हैं कि कुछ समय रहते अगर समुचित कार्रवाई नहीं हुई तो तालिबान के कब्जे में समूचा अफगान आना महज औपचारिकता मात्र रह जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कह रहे हैं कि अफगानी सेना को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। हम सहयोग कर सकते हैं पर लड़ाई नहीं लड़ सकते। अमेरिका के कुछ विमान यहां वहां बम गिरा रहे हैं लेकिन उससे तालिबान की सेहत पर कोई फर्क पड़ रहा हो ऐसा महसूस नहीं हो रहा। भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत ने पिछले 15-18 साल में बेतहाशा पैसा अफगानिस्तान में लगाया। चाहे वहां की संसद का मामला हो, चाहे वहां पे हाईवे बनाने का मामला हो, सब में भारत ने तकरीबन कुल जमा 20,000 करोड़ इस दौरान निवेश किया। उपहार स्वरूप जो चीजें दी गई वो भी अब तालिबान के कब्जे में आ रही है। ताजा तरीन खबर यह थी कि जो हेलीकॉप्टर सौंपा गया था वो भी तालिबान के कब्जे में आ चुका है। तो कुल जमा वो तालिबान जो एक समय दुनिया के बीच आतंकी घटनाओं का प्रतिबिंब बना हुआ था वो एक बार फिर अफगानिस्तान में सरकार बनाता हुआ दिख रहा है। हालात इतने भयावह हैं कि तथाकथित तौर पर निर्वाचित सरकार अब तालिबान के साथ सत्ता में साझेदारी के लिए भी तैयार है। कतर में इस स्तर की बातचीत की खबरें आ रही हैं। लेकिन जब तालिबान पूरे ही अफगानिस्तान में कब्जा करने की स्थिति में है तो इस सरकार के साथ कोई सुलह की कोशिश करेगा ऐसा कुछ महसूस नहीं होता है। हम इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि तालिबान कुल मिलाकर क्या अब अफगानिस्तान का भविष्य बन चुका है और एक बार फिर दुनिया को आने वाले खतरे को लेकर सचेत होने की जरूरत आन पड़ी है। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे परिचय कराएं और दुनिया के सम्मुख आने वाले संकट पर कुछ संजीदा बातचीत करें। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र यह कहता है कि समझदार मनुष्य वर्तमान को पिछली घटनाओं के आधार पर आंकते हैं। सोफोक्लिस जो प्राचीन यूनानी लेखक थे उन्होंने यह विचार हमें दिया था। तो जो कुछ वर्तमान में उसे पिछली घटनाओं के आधार पर आकलन करना चाहिए। पिछली बार कार्यक्रम में हमारे साथ पैनलिस्ट ने तालिबान को लेकर कुछ अच्छी उम्मीदें जताई थी, लेकिन तालिबान का जैसा अनुभव रहा है पिछले 1 महीने में घटनाएं बता रही हैं कि तालिबान के तौर तरीकों में और सोच में कोई बदलाव नहीं आया है। बच्चों को भी बेदर्दी से कत्ल किया जा रहा है, बूढ़ों और जवानों के भी गले काट दिए जा रहे हैं। महिलाओं का बाहर निकलना दूभर हो रहा है। खबरें यहां तक आ रही हैं कि महिलाओं को गुलाम बनाने के अपने लड़ाकों के लिए भी कोशिशों का सिलसिला जारी हो गया है। बड़ी संख्या में महिलाएं अफगानिस्तान छोड़कर दूसरे इलाकों की ओर रुख कर रही हैं। ऐसी भयावह परिस्थितियों के बीच में हालात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारत के जाने माने विदेश नीति के विशेषज्ञ पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार साहब एक बार फिर मौजूद है। हमारे साथ विंग कमांडर रही अनुमा आचार्य रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर इस चर्चा में आज विशेष तौर पर जुड़ी है। हमारे साथ डॉक्टर शालिनी शर्मा भी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं। आपका भी स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अशोक सज्जनहार साहब से करते हैं। सज्जनहार साहब दुनिया को थोड़ा सकारात्मक नजरिए से देखने की कोशिश करते आए हैं। अफगानिस्तान में जो कुछ घटित हो रहा था उसके संदर्भ में उन्हें भी लग रहा था कि शायद हालात पहले जैसे ना रहे, पर पिछले 1 माह का अनुभव और विशेषकर पिछले 1 सप्ताह में तालिबान का बढ़ता हुआ प्रभाव, क्या कहेंगे सज्जनहार साहब, क्या कुछ बदला है? नहीं, देखिए बहुत कुछ बदला है, क्योंकि जिस तरीके से, जिस तेजी से जी तालिबान ने अपना वहां पर सारा वर्चस्व बढ़ाना शुरू कर दिया है,
जी। और जैसे पहले करीब मई के शुरू में अगर हम देखें, जी। क्योंकि अप्रैल के बीच में जो बाइडेन साहब ने ये ऐलान किया था, जो वो 9/11 की 20वीं सालगिरह तक अपने सारे जो ट्रूप्स हैं, जी। यूएस ट्रूप्स और नेटो ट्रूप्स को बाहर निकाल लेंगे, जी। तो उसके बाद मई के बाद अगर हम देखें तो उन्होंने जिस तरीके से, जिस तेजी से वो एकदम वहां पर फैले हैं और वहां पर उन्होंने अपना कब्जा किया है, तो मेरे विचार से किसी ने भी ये सोचा नहीं था, किसी को भी अनुमान नहीं था। जी। उस समय ये कहा जाता है जो करीब उनके पास 70-75 जिले उनके कब्जे में होंगे, और अब कहा जाता है करीब 220 के आसपास, यानी कि अगर अफगानिस्तान में करीब 434 जिले हैं तो आधी से ज्यादा उनके कब्जे में आ गया है। और पिछले, जैसे आप बता रहे हैं हिमांशु जी, पिछले कुछ सप्ताह 10 दिन में ही वो उन्होंने करीब 10 जो प्रोविंशियल कैपिटल्स हैं उनको उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया है। तो देखिए हालात बड़े चिंताजनक हैं। जिसे कहा जाता है, अमेरिका के एक जो डिफेंस एक्सपर्ट है, यूएस कमांडर है, उन्होंने कहा है तालिबान के पास एक स्ट्रेटेजिक मोमेंटम है जिससे वो अपना चल रहे हैं, सबके ऊपर कब्जा कर रहे हैं। और पहले कहा जाता था जो 6 महीने तक वो काबुल तक पहुंच पाएंगे, फिर कुछ समय बाद अब कहा जा रहा है जो 3 महीने तक, और अब कल परसों तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं जो 1 महीने तक वो पहुंच जाएंगे। परंतु मैं एक बात इसमें कहना चाहूंगा, देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा है, जो वो वहां पर अमेरिका की कुछ बमबारी हो जाती है वगैरह, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, मैं भी ये आपसे मानता हूं। क्योंकि देखिए जब अमेरिका वहां पर था और 2011 में उसके 140,000 नेटो ट्रूप्स थे, वो नहीं कर पाए कुछ, तो फिर ये बाहर से बमबारी करके क्या होगा। परंतु फिर भी अब अशरफ गनी साहब, आपको मालूम है, कल वहां पर गए मज़ार शरीफ में, उन्होंने रशीद दोस्तम से बात की, नॉर्दर्न अलायंस के वो कमांडर हैं, और वो शोर अप करने का प्रयास कर रहे हैं। ये वाले जो दूसरी जगह पर अपने मिलिशियाज हैं, जो अपने वहां पर जिनका स्ट्रेंथ है, जिनके पास लोग हैं, जिनके पास ताकत है, उनको साथ में मिलाया जाए जिससे कि वो तालिबान के विरुद्ध काम कर सके। क्योंकि कोई भी ऐसे लोग, देखिए रशीद दोस्तम उज्बेक ओरिजिन के हैं, और पहले वहां पर जिनको लायन ऑफ पंजशीर कहा जाता था, अहमद शाह मसूद, वो तो नहीं रहे, परंतु उनका जो बेटा है वो तजीक ओरिजिन के हैं। तो वो कोई नहीं चाहता है जो तालिबान आकर यहां पर पूरी तरीके से ऐसे हावी हो जाए। तो अगर अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस कुछ करती हैं, क्योंकि देखिए उनकी तादाद है करीब 3 लाख की, और इनकी जो तादाद है, तालिबान की जो तादाद है, वो करीब 65, 70, 80 हजार के आसपास होगी। तो इसीलिए इसमें बहुत अंतर है। तो अगर ये अपने को थोड़ा सा मुस्तैदी से उनका सामना करने के लिए तैयार हो जाएं, तो शायद इनको ये पीछे धकेल सकते हैं। सेना के संदर्भ में तो मैं बात करूंगा अनुमा आचार्य जी से, पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मसले पर जो कुछ चल रहा है उस पर बात करना चाहता हूं। अचानक रशिया सक्रिय हुआ है, वो चीन के साथ भी बात कर रहा है, पाकिस्तान के साथ भी बात कर रहा है, अफगानिस्तान की सरकार के साथ भी बात कर रहा है। क्या ऐसी नौबत आन पड़ी है जिसके कारण से रशिया को अचानक अफगानिस्तान के मामले में लीड करते हुए हम देख रहे हैं? थोड़ा इस पे दृष्टि देंगे सज्जनर साहब आप? जी बिल्कुल। देखिए हिमांशु जी, मेरे विचार से ये कहना गलत होगा जो वो अचानक जाग उठा है। उसने बहुत पहले से, करीब 2010 से उसने तालिबान के साथ अपने ताल्लुकात बनाने शुरू कर दिए थे। उसके बाद उसने, आप देखिए, एक लॉन्च किया था जिसको आपको मालूम है बहुत प्रकार के फोरम है, प्लेटफॉर्म है, जहां पर की बातचीत हो रही है अफगानिस्तान के बारे में। हार्ट ऑफ एशिया है, इस्तांबुल प्रोसेस है, काबुल प्रोसेस है, क्वाड प्रोसेस है, उज्बेकिस्तान ने भी अपना इनिशिएटिव लिया है। तो मॉस्को ने भी, जिसको कहा जाता है मॉस्को फॉर्मेट, उसमें उन्होंने शुरुआत की थी करीब 2018 में, और उन्होंने फिर कुछ देशों को उसमें बुलाया था, चीन को बुलाया, अफगानिस्तान को, पाकिस्तान को, सॉरी अफगानिस्तान को नहीं बुलाया, तालिबान को बुलाया। तो उसने उस समय उनको कहा गया जो आपने, जो अफगानिस्तान जहां की सब आप बात कर रहे हैं, उसकी सरकार, गनी सरकार को आप नहीं बुला रहे हैं और भारत को नहीं बुला रहे हैं। तो 2018 के आखिर में मॉस्को में ये मुलाकात हुई थी जिसमें उन्होंने भारत को भी बुलाया था, और भारत पहली मर्तबा, जिसे कहा जाए नेगोशिएटिंग टेबल में, एक साथ तालिबान के साथ बैठा था। हमारी तरफ से 2 जो है रिटायर्ड एम्बेसडर्स वहां पर गए थे, उनका ब्रीफ यही था
जो लिसनिंग ब्रीफ है, आप कुछ कहेंगे नहीं, इंटरव्यू नहीं करेंगे, क्योंकि हमने तब तक तालिबान से बातचीत करना शुरू नहीं किया था। तो पहली बात तो मैं ये कहूंगा, जो रशिया जो इसमें आया है, तो ये कहना ठीक नहीं होगा जो वो एकदम अचानक आया है। दूसरी बात है, जो रशिया के लिए, ये देखिए 3 जो देश हैं, तजिकिस्तान जिसकी सरहद मिलती है, बाउंड्री मिलती है अफगानिस्तान के साथ करीब 1300 किलोमीटर है, उज्बेकिस्तान 137 किलोमीटर है, और तुर्कमेनिस्तान 800-900। इसको कहा जाता है सॉफ्ट अंडरबेली ऑफ रशियन फेडरेशन। तो यहां पर अगर किसी प्रकार का कोई आतंकवाद शुरू हो जाता है, क्योंकि यहां पर काफी आतंकी ग्रुप हैं, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान है, तजिकिस्तान में भी ऐसे गुट हैं, तो वो नहीं चाहता रूस जो वहां पर कुछ हो, क्योंकि इन सब देशों की जो सिक्योरिटी का जिम्मा है हिमांशु जी, वो रूस के पास है। और इसमें जो 3 ये वाले देश हैं, जैसे ये तजिकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान, ये एक ऐसा गुट है जिसे कहा जाता है CSTO, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि रूस ने शुरू किया है। तो ये रूस के ऊपर बन जाता है, जिम्मा बन जाता है, जो यहाँ की सुरक्षा का दारोमदार उनके ऊपर है। आखिरी बात मैं इसमें यह कहूंगा हिमांशु जी, क्योंकि रूस में भी काफी ऐसे जिसे कहा जाए स्लीपर सेल्स इस्लामिक स्टेट वगैरह वगैरह के हैं, क्योंकि वो वहां पर सक्रिय थे, सीरिया में, चेचनिया में, तो वहां पर उनके भी सेल्स हैं। तो वो नहीं चाहते जो अफगानिस्तान का प्रभाव इन देशों पर पड़े, जिससे कि उसका प्रभाव रूस में भी आकर पड़े। तो इसीलिए वो बहुत काफी देर से सक्रिय हैं। और महत्वपूर्ण जानकारी सज्जनार साहब ने हमारे साथ साझा की है कि रूस के अपने सामरिक हित तालिबान के चलते अफगानिस्तान में बदलती परिस्थितियों के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं अनुमा जी आपके पास में ये जानने के लिए आना चाहता हूं कि अमेरिका जो इतनी बड़ी ताकत माना जाता है, जिस अमेरिका ने तालिबान के खात्मे के संकल्प के साथ अफगानिस्तान की सरजमी पर कदम रखा था, और आज 2 दशक के बाद में यह कहते हुए वापसी ली कि अब वहां की फौज अपने आप में सामर्थ्यवान है, संभाल लेंगी। संख्या का अंतर सज्जनहार साहब बता रहे हैं, एक तरफ 3-3.5 लाख सैनिक हैं, दूसरी तरफ तालिबानी 60,000-70,000 लड़ाके हैं। पर पिछले 1 महीने का अनुभव है, संख्या में वो जितने भी ज्यादा हों, पर जहां तालिबान जा रहा है वहां जीत रहा है। और ये फौजें भागते हुए, इनके दृश्य हम टीवी चैनल पर देख रहे हैं। क्यों हुआ ऐसा, थोड़ा दृष्टि देंगे आप? देखिए, ये तो बड़ा साफ है, जिस तरह से हमारे ऊपर जो आतंकवादी हमला होता है पाकिस्तान से, वो छद्म युद्ध है। तो अगर वैसे तो पाकिस्तान हमारे सामने बिल्कुल नहीं ठहरता, लेकिन इस तरह से घात लगा के जो मार करने वाली बात है, और फिर वो ऐसे लोग होते हैं जिनको अल्लाह के नाम पे, इस्लाम के नाम पर वो अपनी कुर्बानी देने को तैयार होते हैं, उसे वो कुर्बानी कहते हैं, बेसिकली उसे ही तो हम जिहाद कहते हैं। लेकिन जो कहानी बनती है वो ये है कि इनका एक सपना है, किसी तरह का एक सपनों का इस्लामिक अमीरात बनाने का। तो उसके कारण ये जो तालिबानी है, ये अच्छा फिर क्या होता है, ये संगठित है। सेना जो 3.5 लाख जो लोग हैं, उसमें लोग भी हैं, सेना भी है, वो पूरी सेना नहीं है अफगानिस्तान की। तो उसके कारण ये हो रहा है कि अलग अलग वो मार मार के उनको और उनके ऊपर कब्जा करते जा रहा है। तो ये एक चीज देखने में आ रही है कि जहां एक तरफ अफगानिस्तान, देखिए उनके जो घनी साहब हैं, अशरफ घनी, वो ये कह रहे हैं कि जो लोग डर के मारे भाग रहे हैं उन्हें नहीं भागना चाहिए, क्योंकि हम उन्हें काबू कर लेंगे तालिबानियों को। लेकिन दिक्कत यह है कि उन नागरिकों ने जिन्होंने नाटो फोर्सेस का और अमेरिका की फोर्सेस का साथ दिया है, चाहे इंटरप्रेटर के रूप में चाहे किसी और रूप में, उनको तालिबानी घात लगा लगा के मार रहे हैं। और हमारे लिए ये एक और चिंता का विषय इसलिए होता है कि जिस समय अमेरिका ने तालिबान के ऊपर, अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा किया, अफगानिस्तान सेनाएं भेजी थी, उस समय जो तालिबानी लीडर्स थे उन्होंने पाकिस्तान में जाके शरण ली थी। तो हमारे लिए एक ये 2 तरफा प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा वांग यी जो थे विदेश मंत्री जो है चीन के, वो तालिबान से जाकर मिले, और उनके बीच में पहले भी इनके मुल्ला बरादर थे जो तालिबान के थे, ये 2019 में चीन जा चुके हैं। तो इनका एक संबंध जो है वो बनना, ये भारत के लिए एक बड़ी सामरिक रूप से भी खतरनाक है। और तालिबान ने चीन को ये प्रॉमिस किया है कि उनका जो शिनजियांग है उसमें जो वीगर मुस्लिम्स हैं
उनके आतंकवाद को वो समर्थन नहीं देगा। तो इस तरह से एक चीन, पाकिस्तान और तालिबान का ये जो एक गैंग बन रहा है, उससे भारत को मुश्किल है। भारत का अपना हित वहां से उसके ऊपर अटैक होता है और हमें देखना है कि आगे हमें इस तरह से इसको, क्योंकि हमारे विदेश मंत्री जो गए थे तालिबानी नेताओं से मिलने, उसके डिटेल्स हमें मालूम नहीं है। क्या पता अगर कोई अच्छा ही उनके साथ किसी तरह का कमिटमेंट लेकर आए हो, लेकिन उस कमिटमेंट पर तालिबान कितना खरा उतरेगा। एक बात जो आपसे समझना चाहता हूं अनुमा जी, वो ये है कि अमेरिका ने तालिबानियों के साथ में समझौता किया, राजी किया, अफगान सरकार ने भी तालिबानियों के साथ में समझौता किया है और तकरीबन 5000 कट्टर तालिबानियों को छोड़ा था समझौते के तहत। क्या वो शर्त मानना, वो समझौता आज अफगानिस्तान की निर्वाचित सरकार के लिए परेशानी का सबब बन रहा है? ना केवल वो, अगर आप देखेंगे तो साहित्यिक उसमें देखेंगे अरबी भाषा में तालिब का मतलब होता है छात्र, तालिबान मतलब छात्रों का संगठन। किस लिए शुरू हुआ था? अफगानिस्तान में शांति का एक साम्राज्य बनाने के लिए। लेकिन हो क्या रहा है जो हमारी आंखों से दिख रहा है? हालांकि इनका जो 96 से जब ये 94 में थोड़ा इनको एक पूरा हथियारों का जखीरा मिल गया था जो सोवियत संघ छोड़ कर गया था, और उसमें उसके बाद जब उन्होंने कांधार पर आक्रमण किया तो इनको 6 MiG-21 भी मिल गए। तो उसके बाद से जो अमेरिका की सेना आने के बाद तालिबान थोड़ा सा काबू में था। लेकिन अब जब अमेरिका की सेना जा रही है और हम देख रहे हैं कि इसके पहले की 11 सितंबर तक जब वो पूरी तरह चले जाए, उसके पहले ही तालिबान के कब्जे में 421 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में से 156 तो वैसे ही आ चुकी हैं और 160 के जो डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स हैं वो केवल अफगान सरकार के पास में है। बाकी जो जिले का बाकी हिस्सा है वो इनके पास आ गया है। और अभी तो हमने देखा काबुल से 150 किलोमीटर दूर है, हजारों हजार उनके कैदी उन्होंने छुड़ा लिए हैं कंधार की जेलों से, और उसके उनके भी 439 लोग ही गए हैं। और तालिबानी जो है वो छाट के एयरफोर्स के लोगों को, पायलट्स को मार रहे हैं, जिससे कि पायलट्स की संख्या में कमी होने के बाद उन पर कोई प्रहार करने वाला नहीं रह जाए। तो कुल मिला के सामरिक दृष्टि से एक बेहतर रणनीति के साथ में वो काम कर रहे हैं। लेकिन मैं डॉक्टर शालिनी शर्मा जी आपसे उन विषयों पर बात करूंगा जहां पे अशोक सज्जनहार साहब ने छोड़ा है। मैं समझना चाहता हूं कि कुल मिला के तालिबानी तो उस समय पर भी सोवियत संघ के खिलाफ दिखाई दिए थे जब सोवियत संघ वहां पर सक्रिय था। अमेरिका साथ उसकी खिलाफत, अमेरिका ने कदम ही रखे थे तालिबान को खात्मे के लिए। पर आज सोवियत संघ तो नहीं रहा, पर रशिया है, वो भी तालिबानियों से बातचीत कर रहा है, अमेरिका भी तालिबानियों से बातचीत कर रहा है। तो क्या माने कि जिन्हें हम विश्व की 2 महाशक्ति मानते थे, उन दोनों महाशक्तियों को परास्त करने का करिश्मा तालिबान ने कर दिया? देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि कुछ हद तक, क्योंकि अफगानिस्तान इज द गेटवे टू सेंट्रल एशिया जी। अब अगर कुल मिलाकर के अगर आप देखें कि इंडिया ने भी हालांकि वहां पर काफी इन्वेस्टमेंट अपनी की हुई थी, लेकिन नाचो और सीचो पहले जो ये 2 सामरिक शक्तियां थी तब तक तो ठीक था, क्योंकि अमेरिका के पास कुछ ऐसे पिछड़ू देश थे जो अमेरिका के साथ काम किया करते थे, और यूएसएसआर के पास भी अपने कुछ देश थे जो यूएसएसआर के साथ काम करते थे। अचानक से अफगानिस्तान में अमेरिका का इस तरह से अपनी सेना को वहां से ले जाना, यानी पूरी तरह से सेना को नहीं ले जाना, क्योंकि अमेरिका का जो सामान है, बहुत सारे ऐसे मैं देख रही थी कुछ चैनल्स में कि बहुत सारा जो सामान है, कुछ ऐसे जैसे आप बहुत सारे कुछ ऐसे सामरिक हथियार उनके हाथ लग गए हैं, तालिबान के हाथ लग गए हैं। तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल छोड़ करके जाना अफगानिस्तान को, ये कोई बहुत अच्छी पूरे वर्ल्ड के लिए कोई बहुत अच्छा मुझे स्टेटस दिखाई नहीं देता। अगर अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में हम देखें तो आसपास के जितने भी अफगानिस्तान के आसपास जो देश हैं वो बहुत सहमे हुए, डरे हुए हो सकते हैं, या कम से कम इस बात को लेकर के बहुत चिंतित हो सकते हैं कि ये परिस्थिति बहुत खराब है। क्योंकि रशिया ने एक तरफ से, देखिए रशिया जिस तरह से बिहेव कर रहा है और अमेरिका जिस तरह से बिहेव करके चला गया है, वो स्थिति जो विश्व के लिए बहुत खतरनाक सी दिखाई देती है। क्योंकि तालिबान कभी भी अपने, आप देखिए, किसी भी तरह से मानने वालों में से नहीं है। और इंडिया का ये कहना है कि अफगानिस्तान में वल्नरेबल जो सेक्शंस हैं, वुमेन एटसेट्रा जो भी हैं, वायलेंस उन पर होती है, तो उस विषय में बात की जाए। अगर आप देखिए जनरल में
मैं क्योंकि भारत में रहती हूँ तो एक बात मैं हमेशा सोचा करती हूँ कि तालिबान को भारत से कोई बहुत ज्यादा आपत्ति नहीं है, लेकिन हम तालिबान के साथ अपने रिलेशंस को बिल्डअप नहीं कर सकते, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान, चाइना और ये जो अभी मैम बता रहे थे कि अफगानिस्तान, इन तीनों का जो एक गैंग बनकर के तैयार हो गया है, इसमें हम कहीं पर भी स्टे नहीं करते, है ना। तो कोई भी परिस्थिति अगर किसी भी तरह से अगर आती है तो ये हिंदुस्तान के लिए भी खतरनाक, मतलब आसपास के सभी देशों के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं होगी। और तालिबान की एक प्रॉब्लम मुझे एक और जो दिखाई देती है कि अफगानिस्तान में जितना भी इंडिया ने हेल्प किया है, जिस तरह की भी हेल्प की है, जो बाइडेन अफगानिस्तान के वित्त मंत्री, जो बाइडेन ने जो भी अब स्टेप लिया है, अफगानिस्तान के वित्त मंत्री ने देश को छोड़ दिया, 10 राज्यों पर तालिबान ने कब्जा कर लिया। AFP के मुताबिक अफगान सरकार जो है वो तालिबानियों के को सत्ता में साझेदार बनाना चाहती है। तो 90 के दशक में ये जो समस्याएं उभरी थी अब भी वैसी की वैसी दिखाई देती हैं, और वर्ल्ड लेवल पे अमेरिका भी और रशिया भी अभी भी सामरिक तरीकों से अफगानिस्तान को उपयोग करेंगे, ऐसा मुझे अभी भी दिखाई देता है। अभी भी दिखाई दे रहा है डॉक्टर शालिनी शर्मा को। लेकिन मैं सज्जनर साहब आपसे 2-3 मसलों पर समझना चाहता हूं। एक बड़ी संस्था 1945 में अस्तित्व में आई थी, नाम उसका संयुक्त राष्ट्र संघ है। ऐसे नाजुक मसले पर जैसे में मानव अधिकार को लेकर कोई बात करना भी मुहाल है, एक देश जिसकी आबादी पिछले 4 दशक से लगभग नारकीय जीवन, नरक भी शायद इतना बुरा नहीं होगा जितना बुरा हालात बच्चों या महिलाओं के संदर्भ में अफगानिस्तान में दिखते हैं, और कोई भूमिका में संयुक्त राष्ट्र संघ दिखाई नहीं देता। थोड़ा दृष्टि दीजिए ना कि ऐसी संस्थाओं को वाकई कोई औचित्य है, कोई महत्व है, कोई दृष्टि है दुनिया के संकटों के संदर्भ में। देखिए, 2-3 चीजें हैं हिमांशु जी, आपने बहुत ही अहम प्रश्न उठाया है, क्योंकि हम तो बात करते रहते हैं, जैसे आपके प्रोग्राम में भी अभी भी बात की, पहले भी बात की, हम जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं, किसका क्या हित है, भारत का क्या है, पाकिस्तान का क्या है, ईरान क्या करेगा, टर्की क्या करेगा, रूस क्या करेगा, चीन, जो वहां के लोग हैं उनके बारे में हम नहीं बात करते हैं। और मेरे ख्याल से जो कैटास्ट्रफी है वो ह्यूमन कैटास्ट्रफी है इनके बारे में, ये जो अफगानिस्तान के लोग हैं। देखिए, हम बात करते हैं वहां पर जो वहां पर अमेरिका कहता है, जो बाइडेन साहब कहते हैं, जो $1 ट्रिलियन उन्होंने वहां पर वॉर एफर्ट में यूज किया है, 2400 उनके सैनिक मारे गए हैं वहां पर। बिल्कुल ठीक बात है, और ये गलत है, मतलब जो उनका लॉस हुआ है बहुत ज्यादा हुआ है, परंतु इसके हिसाब से अगर आप देखें जो अफगानिस्तान के कितने लोग मारे गए हैं, 50,000 लोग वहां पर अफगान जो सिविलियंस है वो मारे गए हैं, 70,000 सोल्जर्स मारे गए हैं, इतने ही 70,000 करीब वो जो तालिबान के हैं, लड़ाकू हैं, फाइटर्स हैं, टेररिस्ट हैं, वो मारे गए हैं। तो इसीलिए 2 लाख, और अभी भी हम बात करते हैं पिछले 1 महीने में, 2 महीने में, तो ये कहा जाता है जो इनके जो ये डिस्प्लेस्ड पर्सन है, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन है, करीब 3,50,000 है। उसके बाद अगर आप रेफ्यूजीज देखिए, पाकिस्तान में 1.3 मिलियन, 13 लाख, ईरान में करीब 3 मिलियन। तो देखिए, ये जो उनके ऊपर जो ऐसा उनको निर्मम व्यवहार उनको देखने में मिल रहा है, वो बहुत ही निंदनीय है और नहीं होना चाहिए। पिछले 20 साल में मैं थोड़ा सा कहूंगा जो कुछ फायदा हुआ है, पिछले 20 साल में कुछ बढ़ावा हुआ है। जैसे अगर हम कहते हैं जो पहले केवल 8 लाख बच्चे जाते थे स्कूलों में एजुकेशन के लिए, अब करीब 80-90 लाख जाते हैं। पहले कोई भी बच्चियां नहीं जाती थी, अब 1/3 नंबर उनका बच्चियों का हो गया है। एजुकेशन लेवल बढ़ा है। तो वहां की जो देखिए मीन एज है अफगानिस्तान में 18.5 ईयर्स है, मतलब ज्यादा वहां की जो पॉपुलेशन है वो उसने तालिबान को नहीं देखा है। तो ऐसे वहां पर हालात हो गए हैं और अब फिर से तालिबान हावी हो जाता है तो बहुत वहां पर मुश्किलें होने वाली है। परंतु आपका प्रश्न था यूनाइटेड नेशंस के बारे में। तो यूनाइटेड नेशंस में जब जंग हो रही होती है या सिविल वॉर हो रही होती है तो वो वहां पर उसका रोल जो है बिल्कुल ही कम हो जाता है। और इसमें आपको याद होगा जो पिछले साल जब हम 75वीं वर्षगांठ मना रहे थे संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा था, जो देयर इज अ क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस, क्योंकि वो यूनाइटेड नेशंस अभी भी उन्हीं स्ट्रक्चर्स से काम कर रहा है
जो 1945 में थे, 1945 में केवल 53 देश थे जो कि सदस्य थे यूनाइटेड नेशंस के, अब 193 हो गए हैं। तो उसमें बदलाव की बहुत जरूरत है। जब तक बदलाव नहीं होगा तो वो इफेक्टिव रोल अपना अदा नहीं कर पाएगा। और वहां पर जो भी हैं, जो ये परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल वगैरह में और जिनके पास वीटो है, वो कोई भी बदलाव इसमें देखना नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए हमारी तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से और भारत की तरफ से तो हम कहते रहे हैं रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरलिज्म की, क्योंकि इस मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस चाहे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, WHO, WTO, सबको रिफॉर्म की बड़ी जरूरत है और वो एकदम उसी ढर्रे में स्टैग्नेट हो गए। तो बदलाव की सख्त जरूरत महसूस करते हैं सज्जनर साहब, उन्होंने काफी कुछ दृष्टि हमें दी है। पर इस देश में अफगानिस्तान का जब जिक्र आता है, एक नाम सहजता से हमारे जहन में आता है, वो नाम होता है डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक का। वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो वैदिक जी, आपके पास ही लौटकर आता हूं इस कार्यक्रम में और आपसे समझने की कोशिश ये करता हूं कि दुनिया के नामचीन देश रशिया, चीन, अमेरिका और पाकिस्तान तालिबान के साथ संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया से गुजर रहा है, संवाद कर रहा है। रशिया तो खास तौर पर पाकिस्तान, चीन को साथ में लेकर बातचीत कर रहा है। पर पिछले 2 दशक में भारत का जो रुख रहा है वो कमोबेश तालिबान विरोधी रुक रहा है। तालिबान को जिस सरकार ने खदेड़ा, तालिबान के खदेड़ने की जब कोशिशें सफल हुई, उस दौरान बड़े पैमाने पर हमने अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में निवेश किया, सहयोग किया और अब तालिबान वापस पैर पसार रहा है, हावी होता हुआ दिख रहा है। आने वाले समय में क्या कीमत चुकानी पड़ेगी हमें? बड़ा मुश्किल है कहना कि भारत के साथ तालिबान के संबंध आगे कैसे होंगे जी, क्योंकि आप देखें कश्मीर के मसले पर जी तालिबान के प्रवक्ता ने 2 टूक शब्दों में कहा जी कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है जी। इसके अलावा पाकिस्तान के बारे में जो तालिबान कह रहे हैं उस पर हम खास ध्यान नहीं दे रहे हैं जी। तालिबान ने जब वो सत्तारूढ़ होते हैं और काबुल में उनकी सत्ता मजबूत होती है तो तालिबान के कई नेता 20 साल पहले भी और अब भी जी, और मुझसे तो बात होती रहती है टेलीफोन पर उनकी, वो कहते हैं कि हम डूरेंट लाइन को खत्म करने की बात कहेंगे जी, हम पेशावर को अपनी राजधानी बनाने की बात कहेंगे जी, और जो लाखों लोग पाकिस्तान में घुस गए हैं जी, उनको हम सक्रिय करेंगे। यानी इस समय स्थिति इतनी विकट है जी, कि आप कुछ नहीं कह सकते हैं कि आगे नीतियां क्या होंगी। आप ये देखें कि चीन के साथ कैसा खराब रिश्ता तालिबान का था। चीन के उइगर मुसलमानों को भड़काने के लिए तालिबान को जिम्मेदार ठहराया जाता था। पूर्वी तुर्किस्तान के आंदोलन के लिए भी तालिबान को जिम्मेदार ठहराया जाता था। लेकिन तालिबान के प्रवक्ता चीन जाकर वहां बयान देते हैं कि उइगरों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। इसी तरह से तालिबान लोग रूसियों से बात कर रहे हैं, उन रूसियों से बात कर रहे हैं जिनके हजारों सैनिकों को मारने के लिए मुजाहिदीन और तालिबान एक हो गए थे 20-25 साल पहले, 30 साल पहले जी। आप ये देखें कि तालिबान के लोग सब तरह के देशों से बात कर रहे हैं। मुझे तो आश्चर्य है कि भारत सरकार को क्या झेप है, क्या शर्म है, क्या संकोच है तालिबान से खुलेआम बात करने में जी। सुना है कि चुप संबंध तालिबान से रखे हैं हम लोगों ने, लेकिन उसको न हम प्रकट कर रहे हैं न तालिबान खुलेआम कह रहे हैं। एक आध तालिबान एम्बेसडर ने कहा है कि भारत से चुपचाप हमारी बातचीत हो रही है, लेकिन हम ये न भूलें कि 1999 में जब हमारा प्लेन हाईजैक हुआ था तब तालिबान के नेता मुल्ला उमर से मैंने लंदन से बात की थी और तालिबान के जो राजदूत वॉशिंगटन डीसी में थे अब्दुल हकीम मुजाहिद, जो इनके नेशनल रिकंसिलिएशन कमीशन के चेयरमैन थे अभी 3 साल पहले तक, वो मुझसे बराबर न्यूयॉर्क में मिला करते थे और अजीत डोभाल वहां गए थे और हमारे जो विदेश मंत्री थे उनके साथ वहां गए थे और वो प्लेन छोड़ा, तालिबान ने हमारा प्लेन छोड़ा 1999 में। इसलिए मैं समझता हूँ कि तालिबान से हमको खुल के बात करना चाहिए। जब दोहा में हम जा रहे हैं तो वहाँ एक दर्शक की तरह, एक पर्यवेक्षक की तरह बैठे हैं। जेपी सिंह जो कि हमारे यहाँ शायद ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं आजकल, किसी जमाने में काबुल में वो मेरे साथ बहुत काम किया उन्होंने। जब मैं काबुल जाता था
वो बड़े योग्य है, वो बात कर रहे हैं वहाँ, लेकिन मुझे पता नहीं है कि वो तालिबान से सीधा संपर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लेकिन तालिबान लोग भारत के खिलाफ है ऐसा नहीं है। पाकिस्तान ने उनको आगे बढ़ाया है, उनकी सेवा की है, उनकी रक्षा की है, उनको मदद की है, इसलिए उनका प्रो पाकिस्तान होना बिल्कुल नेचुरल है। लेकिन पाकिस्तानी भी डरे हुए हैं कि तालिबान एक बार काबुल में काबिज हुए कि वो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बन जाएंगे, क्योंकि पठानों का ये एक रस्म रही है उनकी पिछले 200-250 साल में। अंग्रेजों ने भी देखा, रूसियों ने भी देखा और पाकिस्तानियों ने सबसे ज्यादा भुगता है कि पठान लोग एकदम स्वायत्त होते हैं, दे आर सॉवरेन ओवर देमसेल्व्स। एक बार वो सत्तारूढ़ हुए कि वो पाकिस्तान के नाक में दम कर देंगे, इसलिए पाकिस्तान भी घबराया हुआ है। इसलिए पाकिस्तान भी घबराया है। देखिए, लेकिन मैं आपसे थोड़ा सवाल दूसरा पूछना चाहता हूं। अफगानिस्तान में गनी साहब की सरकार है, निर्वाचित सरकार बताई जाती है। आपकी बातचीत से ऐसा महसूस हो रहा है कि आपने उसे इतिहास के पन्नों में दफन कर दिया और भविष्य कुल मिलाकर अब तालिबान का देख रहे हैं। थोड़ा साझा करेंगे, क्या आपको साफ दिखाई दे रहा है कि अब कुल मिलाकर अफगानिस्तान का भविष्य तालिबान है और हमें उस सच्चाई को स्वीकारते हुए आगे बढ़ना चाहिए? महीना भर पहले जब मैं कह रहा था कि तालिबान बहुत ताकतवर है और बहुत आगे बढ़ेंगे, मेरी बात पे कोई भरोसा नहीं करता था। लेकिन अभी देखिए क्या हो रहा है। तालिबान कहाँ कहाँ काबिज हो रहे हैं। मजार शरीफ में, कुंदूज में और जरंज में। जरंज वो जगह है जहाँ हमने 200 किलोमीटर की सड़क बनाई है। उस सड़क का आइडिया सबसे पहले 1973 में प्राइम मिनिस्टर सरदार दाऊद खान को मैंने दिया था और फिर भारत सरकार ने अटल जी के जमाने में वो सड़क बना के तैयार की। हमारे कई लोगों की वहाँ कुर्बानियां हुई। अब उस जरंज पर तालिबान ने अधिकार कर लिया। हो सकता है कि पाकिस्तानियों के इशारे पर वो सड़क को भी तोड़ दे। और एक बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, जिसपे हमारे विदेश नीति निर्माताओं का ध्यान नहीं है, कि अभी तालिबान कहाँ काबिज हुए हैं। उस जगह काबिज हुए हैं जहाँ पठानों का बहुमत नहीं है। वहाँ ताजिक, उज़्बेक, किर्गिज, तुर्कमान लोग रहते हैं। उन सारे इलाकों में काबिज हो गए हैं। तो जब वो दक्षिण में आएंगे और पूरब में आएंगे, यानी पाकिस्तान वाले बॉर्डर की तरफ आएंगे, वहां तो सब पठान ही पठान रहते हैं और दक्षिण में गिलजई पठान रहते हैं। तालिबान गिलजई पठानों का संगठन है। तो सोचिए कि जिसके लिए लोग कहते थे कि साल भर लड़ सकते हैं, वो अब मैं तो बराबर महीने भर से कह रहा हूँ कि ये 2-3 महीने का खेल है। सब लोग भाग खड़े होंगे। अफगानिस्तान के कई मंत्री, कई बड़े अफसर, विदेश मंत्रालय के, रक्षा मंत्रालय, आज भी उन्होंने मुझे फोन किए कि हमको वीजा के लिए आप अपने एम्बेसडर से कह दीजिए, और मैंने कह दिया उनको वीजा भी मिल जाएंगे। लोग, हजारों लोग भाग भाग के आ रहे हैं रोज। इस समय जरूरी यह है कि हम वहाँ सब लोगों से बात करें। वो सरकार हमारी मित्र है, अब्दुल्ला हमारे मित्र हैं, अशरफ गनी हमारे मित्र हैं और मेरे तो व्यक्तिगत मित्र हैं दोनों। मैं कहता हूँ कि इनकी रक्षा और सुरक्षा हम करें, लेकिन हम तालिबान से बात क्यों नहीं करते? और हम तालिबान से भी बात करें और पाकिस्तानियों से भी बात करें, पाकिस्तानियों को करें। वैदिक जी, कुल मिलाकर तालिबान की हकीकत को महसूस कर पा रहे हैं। तो मैं वापस अनुमा आचार्य जी आपके पास में आता हूं और आपसे समझना ही चाहता हूं कि रुख के संदर्भ में देखिए अंतर को। गनी सरकार ये कह रही है कि पाकिस्तान ने तकरीबन 20,000 से ज्यादा मुजाहिदीन उपलब्ध कराए तालिबान को इस लड़ाई के लिए, अफगानिस्तान की निर्वाचित सरकार के खिलाफ। और भारत सरकार के संदर्भ में वेद प्रताप वैदिक जी को शिकायत है कि हम स्वीकारने के लिए भी तैयार नहीं है कि हम तालिबान से कोई बातचीत कर रहे हैं। आने वाले समय के खतरे को क्या देख पा रही हैं आप? वैदिक जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। एक अमेरिकन खुफिया एजेंसी का भी प्रेडिक्शन यही है, पर वो 6 महीने कह रही है, वैदिक जी 2 से 3 महीने कह रहे हैं। मैं समझती हूँ वो सच के ज्यादा करीब है। तो जो अशोक जी ने कहा था उस बात की तरफ भी एक बार चलते हैं। लोगों की बात नहीं कर रहे हैं हम अफगानिस्तान के। तो ये हुआ है कि पिछले कुछ दिनों में अफगानिस्तान की जो सरकार है उसने लोगों को प्रशिक्षण देना शुरू किया है, लोगों के हाथ में हथियार दिए हैं और ऐसे मिलिशिया ग्रुप्स जो तालिबान के खिलाफ थे, जैसे एक इस्माइल खान का ग्रुप है जिसके बारे में हमने पिछले दिनों काफी सुना। उसने लोगों को संगठित करके, और ऐसे बहुत सारे जिले हैं जहां पर इन लोगों ने जाके मोर्चा खोला है और वहां पर तालिबान आने से डर रहा है। तो ये जो लोग हैं, अफगानिस्तान के जो लोग हैं, शायद किसी तरह से ये ही तालिबान को थोड़ा बहुत काबू कर सकते हैं। वैसे तालिबान के पास एयर सुप्रीमेसी नहीं है, तो अगर अमेरिका जा भी रहा है तो उसे कम से कम एयर पावर जो है वो अफगानिस्तान सरकार के साथ थोड़ा छोड़ कर जाना चाहिए। उनको पूरी तरह ना सही,
क्योंकि वैसे तो बहुत चौधराहट की बात करता है अमेरिका, क्योंकि ये जो तालिबान ने जो इम्बैलेंस किया है उससे बहुत सारा खामियाजा भारत को होगा, और खास तौर पे तब जबकि एक तरफ चीन हमारी सेनाओं से गया नहीं है, दूसरी तरफ हमने पाकिस्तान के खिलाफ एक परमानेंट मोर्चा खोला हुआ है और डायलॉग की बिल्कुल खात्मा कर दिया है। ऐसे में तालिबान का जो संकट है ये हमारे सामने बहुत बड़ा है, और जैसे वैदिक सर कह रहे हैं, बहुत सही कह रहे हैं, डरने पड़ेंगे, नहीं तो हमारी सरहदें जो है वहां पे हम चौतरफा लड़ाई करने का जज्बे की बात, लड़ाई करने की स्थिति बन रही है। लेकिन मैं डॉक्टर शालिनी शर्मा जी वापस आपके पास में उस मुद्दे के साथ बताऊं जहां पे मैंने अशोक संजय राणा साहब के साथ छोड़ा था कि एक कबीलाई संस्कृति वाले लोग, आतंक पे भरोसा करने वाले लोग, हिंसा के माध्यम से ही अपना समाधान खोजने वाले लोगों के साथ बातचीत की हिमायत करने के हालात बन रहे हैं। क्या देखती हैं आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस स्थिति को? क्या हमने मान लिया कि हम वापस आदिम युग की ओर रुख कर रहे हैं? पहले जिन लोगों को हम हिकारत भरी निगाह से देखते थे, जिन लोगों के साथ संवाद करना तौहीन मानते थे, जिनके हाथ में हथियार, उनसे बात भी क्यों की जाएगी, ये दृष्टि से पूरी दुनिया चल रही थी। अब उलट है। अब जो ना बच्चे का फर्क देखते हैं, ना महिलाओं का फर्क देखते हैं, ना वृद्धों का फर्क देखते हैं, ऐसे लोगों के साथ बातचीत की जाए, समाधान निकाला जाए और उनकी शर्तों को वस्तुतः मान लिया जाए। क्या कहेंगे आप इस दृश्य को दुनिया के सामने देखते हुए? देखिए, जब राष्ट्र हित की बात होती है तो हमें सब मुद्दों के बारे में सोचना पड़ता है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि भारत की तो विदेश नीति ये रही है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, और हम कभी भी इस तरह के जिस तरह का टेम्परामेंट तालिबान का रहा है हम कभी उसे प्रमोट नहीं करते। लेकिन फिर भी कभी भी तालिबान एंटी इंडिया रहा ही नहीं। कभी भी तालिबान ने कोई ऐसा, अभी वेद प्रताप वैदिक जी आपको बता रहे थे कि जब एरोप्लेन उन्होंने जो है हाईजेक किया था तो उसको भी छोड़ दिया गया था। ऐसा नहीं कि हम उनसे संबंध बनाना चाहते हैं, लेकिन परिस्थिति जो दिखाई दे रही है, आप ये देखिए AFP के मुताबिक अफगान सरकार तालिबानियों को सत्ता में साझेदार बनाना चाहते हैं। जब सब लोग इस बात को समझने लगे हैं ना, पाकिस्तान सभी समझ रहे हैं, और सामरिक दृष्टि से आप देखिए रशिया इस बात को समझ रहा है और अमेरिका छोड़ करके चला गया, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में ना तो कोई परमानेंट एनिमी है, ना कोई परमानेंट फ्रेंड होता है। तो ऐसे स्थिति में अगर ऐसा लगता है कि तालिबान के रिश्ते, जो भी हमने तालिबान के साथ रिश्ते रखे हैं, इंडिया ने कभी तालिबान को स्वीकार नहीं किया आज तक, लेकिन अब वक्त की नजाकत को देखते हुए अगर इन रिश्तों को स्वीकार करें हम थोड़ा बहुत, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। उसमें कोई हर्ज नहीं है। डॉक्टर शालिनी शर्मा जी ये कह रही हैं। सज्जन साहब, मैं उस दृष्टि पर आपसे विचार का इच्छुक हूं जहां पर वेद प्रताप वैदिक जी ने छोड़ा और ये कहा कि तालिबान ने हमारी बड़ी मदद की थी 1999 में जो कंधार में विमान अपहरण वाली घटना के संदर्भ में। तालिबान ने हमारी मदद की थी या तालिबान ने उन आतंकियों की मदद की थी, उन आतंकी समूह की मदद की थी जिन्होंने विमान अपहरण के माध्यम से कुछ खूंखार आतंकियों को छुड़ाने का संकल्प लिया था, और तालिबान ने हालात ऐसे बनाए थे कि हमें उन आतंकियों को छोड़ना पड़ा था। किसको मददगार माने हम? भारत सरकार की मददगार थी तालिबान, या उन आतंकियों के मददगार थे तालिबानी लड़ाके जो उनके उद्देश्य को पूरा कराने में सफल रहे, और 135 करोड़ की आबादी का देश मजबूर हुआ उन 200 लोगों की खातिर 5 आतंकियों को छोड़ने के संदर्भ में, जिन्हें जाने कितनी जाने गंवाने के बाद हमने कब्जे में लिया था। नहीं, देखिए, ये मेरे ख्याल से कहना थोड़ा एग्जैजरेशन होगा। जो तालिबान ने भारत की सहायता की थी IC-814 का, जो वहां पर अपहरण हुआ था कंदाहार में 1999 में, मैं ये यहां तक जा सकता हूं ये कहने के लिए जो उन्होंने एक न्यूट्रल भूमिका निभाई थी, क्योंकि जो कुछ भी था वहां पर, वो जो टेररिस्ट थे, आतंकी थे, वो पाकिस्तानी थे। वहां पर उन्होंने कंदाहार में अपना इनको वो दिया, रहने दिया, और ना पाकिस्तान के लिए ना भारत के विरुद्ध ऐसा कुछ काम किया। तो एक न्यूट्रल उन्होंने एक भूमिका निभाई। परंतु ये कहना भी गलत होगा जो तालिबान ने कभी कुछ नहीं किया है भारत के विरुद्ध। वहां पर 2008 में आपको याद होगा जो भारत के जो मिलिट्री एडवाइजर थे और हमारे जो पॉलिटिकल काउंसलर थे वेंकटेश्वर राव, बड़ी अच्छी तरह मैं उनको जानता था, हमारे साथ उन्होंने वॉशिंगटन में काम किया था।
वो जा रहे थे वहां पर, हालांकि सिक्योरिटी सिस्टम बड़े थे, परंतु वो दोनों वहां पर मारे गए, हमारे और बहुत से लोग मारे गए, और करीब 31 वहां पर अफगानी लोग जो थे आसपास, वो एक सुसाइड कार बॉम्ब ब्लास्ट से उन्होंने किया। और हमारे ऊपर जो भी है वो उनकी तरफ से अटैक्स वगैरह होते रहते हैं। मैं ये भी मानता हूं जो वैदिक जी कह रहे हैं, जो उन्होंने एक ये ऐसा बयान दिया था जो कश्मीर भारत का अपना अंदरूनी मामला है और उसमें नहीं करेंगे, परंतु इसमें मैं एक और चीज ये कहना चाहूंगा। देखिए, तालिबान के ना बहुत ज्यादा पावर सेंटर्स हो गए हैं जी। एक तो हैं जो दोहा में हैं, आप देखते हैं 28 जुलाई को वांगी के साथ जाकर मुलाकात करते हैं। आपने कहा पठान है, बड़े अच्छे उन्होंने वो कुर्ता पजामा पहना है, जैकेट पहनी है, बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड लगते हैं। और वहां पर वो कहते हैं जी ठीक है, हम वहां पर शिनजियांग में उइगुर मुसलमान हैं, ई टीम के, उसमें हम कुछ नहीं करेंगे। वो रूस में जाते हैं, कहते हैं नहीं, हमारा तो इस्लामिक एमिरेट है, हम तो अपनी हद सीमा केवल अफगानिस्तान में रखेंगे, जो मध्य एशिया के देश में है वहां पर ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ईरान को भी यही कहते हैं, जो आपके यहाँ पर जो शिया हजारा लोग हैं उनको हम बिल्कुल ठीक तरीके से रखेंगे। परंतु वो कहां तक अपनी बात को मानने के लिए जो वो कमिटमेंट दे रहे हैं उसको जमीन पर पूरा कर पाएंगे, मेरा इसमें बहुत शक है, शुबा है। और मैं कारण इसका आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं सज्जनर साहब बीच में रोकता हूं, आपको शक है या आपको यकीन है कि ये इनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं करेंगे? उन्होंने ट्रंप के साथ में भी समझौता किया था, और उसके बाद में जो कुछ अभी अफगानिस्तान में हो रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है, किस तरीके से हिंसक तरीकों का वह इस्तेमाल कर रहे हैं। पिछली बार के कार्यक्रम में हम उम्मीद जता रहे थे कि अब पानी काफी बह गया है, थोड़ा तरीका बदल गया है, पर दिखाई दे रहा है कुछ नहीं बदला। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, ये पाकिस्तान एक नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रहा है। जो तालिबान 1.0 था, जो 1996 से 2001 में था, वो अलग था, और अब जो तालिबान 2.0 है, 20 साल हो गए हैं, इनको बहुत समझ आ गई है, ये बहुत ही नफीस हो गए हैं, बहुत ही पूरी दुनिया के जियोपॉलिटिक्स को समझते हैं, अपने जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ अच्छे संबंध रखेंगे वगैरह वगैरह। परंतु आपने बिल्कुल ठीक कहा हिमांशु जी, मैं आपसे उसमें बिल्कुल सहमत हूं। जो अगर उनका रवैया देखा जाए, बहुत उनके कथनी और करनी में बहुत अंतर है, और उसका कारण भी ये है क्योंकि तालिबान एक मोनोलिथ नहीं है, तालिबान एक यूनिफॉर्म होमोजीनियस एंटिटी नहीं है। वहां पर जो पश्तून है वो तो है ही है, जो कि वैदिक जी बता रहे थे, आप बता रहे, सभी लोग बता रहे हैं, परंतु उसके साथ साथ उनके आईसिस भी जुड़ा हुआ है, अलकायदा भी जुड़ा हुआ है, लश्कर तैयबा भी आ गया है, जैश ए मोहम्मद भी आ गया है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी आ गया है, लश्कर जंगवी भी आ गया है, यहां तक कि ईटिम भी आ गया है, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, जो कि उइगुर मुसलमानों की सहायता के लिए वहां पर वो काम करते हैं, ये भी बहुत आ गए हैं। और तो इसीलिए ये जो फाइटर्स हैं, जो लड़ाकू हैं, जो पिछले 20 साल से उन्होंने कुछ नहीं किया है, केवल लड़ाई की है जमीन पर, वो क्या मानेंगे जो दोहा में उनको लोग क्या कह रहे हैं, या और लोग जो आप ऐसा नहीं करिए। तो मुझे नहीं लगता है जो वो अपनी कमिटमेंट्स दे रहे हैं उसके ऊपर वो अबाइड कर पाएंगे। और इसीलिए ये सभी जो देश हैं, क्योंकि सभी देशों ने, देखिए हिमांशु जी, शुरुआत इसलिए की थी, तालिबान का साथ उन्होंने देना इसलिए शुरू किया था क्योंकि ये सभी देश चाहते थे जो अमेरिका और नेटो ट्रूप्स यहां से निकल जाएं। अब गए हैं, और उसके बाद अब तालिबान इतनी जोर से हावी हो जाएगा और इतने जल्दी से वहां पर वो अपना कब्जा कर लेगा, मेरे विचार से किसी ने इसमें नहीं सोचा था। और इन सब के आंखों पर जो पर्दा पड़ा है, जो तालिबान ने जो हमसे कमिटमेंट किया है, प्रॉमिस किया है, वो कर देगा। देखिए, उन्होंने अमेरिका से भी दोहा में जो 2020 की एग्रीमेंट है, उन्होंने क्या साइन किया था? उन्होंने कहा था जो हमारे जो संबंध हैं अलकायदा, आईसिस, उसके साथ हमको एकदम काट देंगे, हम यहाँ पर वायलेंस को कम करेंगे, यहाँ पर हम शांति बहाल करने का प्रयास करेंगे, हम यहाँ पर सीरियसली नेगोशिएट करेंगे कैसे ये यहाँ पर गवर्नेंस स्ट्रक्चर होना चाहिए काबुल में। उन्होंने किसी के ऊपर भी अमल नहीं किया है। तो कुल मिलाकर तालिबान के संदर्भ में सिवाय एक आतंकी संगठन के अलावा और किसी नजरिए से देखने के पक्षधर अब अशोक सज्जनहार साहब नहीं रह गए। लेकिन वैदिक साहब, मैं आपके पास में समझना ये चाहता हूं, ये तालिबान नाम की संस्था इतने लंबे समय तक टिकी कैसे हुई है? इतने संसाधन,
इतना पैसा, इतने हथियार आते कहां से हैं? दुनिया के जितने नामचीन देश हैं सब अपने आप को तालिबान के खिलाफ बताते आए हैं, जितने भी विकसित देश हैं, पर ये जितने भी इनके हाथ में हथियार दिखते हैं वो इन्हीं देशों में बने हुए दिखते हैं। थोड़ा दृष्टि दीजिए ना, क्या है मामला? देखिए, ये बड़ी रहस्य की चीज है जी। और मुझसे दुनिया के कई नेता लोग भी पूछते रहते हैं। आपने बड़ा बढ़िया सवाल किया जी। कि ये तालिबान सत्ता में है नहीं, इनके पास इतना पैसा, इतने हथियार कहाँ से आते हैं? जी। तो आप ये मत समझिए कि तालिबान सिर्फ पाकिस्तान पर निर्भर है। जी। पाकिस्तान तो है ही उनका मेन स्टे, पाकिस्तान उनको सब चीजें सप्लाई करता है, लेकिन तालिबान ने अपने स्रोत बना रखे हैं। जी। एक तो ये कि जिस गांव में तालिबान का रुतबा है, यानी गिलजई पठान लोग काबिज हैं जी। वहां से वो टेक करते हैं, बाकायदा सरकार जैसी चलाते हैं गाँवों में। जी। दूसरी बड़ी बात कि तालिबान का सबसे ज्यादा असर कहाँ है? लश्करगाह जैसी जगह में है, कंधार जैसी जगह में है, जलालाबाद जैसी जगह में है, चमन जैसी जगह में है, और काबुल के आसपास उत्तर में वर्दक जैसी जगह में। इन सब जिलों में अफीम की खेती बड़ी जबरदस्त होती है। वहां से इतना पैसा जुटाते हैं तालिबान के लोग कि अगर पाकिस्तानी उनको आंख दिखाएं तो पाकिस्तानियों को डंडा दिखाने को तैयार रहते हैं। मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, ये भी 25 साल पुरानी बात है जी। और 25 साल से भी पहले की बात है कि तालिबान, जो कि पहले मुजाहिदीन के नाम से जाने जाते थे, बाद में वो तालिबान हुए, वो लोग, उन्होंने पाकिस्तान एम्बेसी को कई बार जलाया है। हमारी एम्बेसी पे तो एक बार हमला हुआ, जैसा कि अभी सज्जनार साहब ने कहा। हमारे वहाँ जो सिक्योरिटी के व्यक्ति थे वो बेचारे शहीद हुए। जयंत प्रसाद हमारे वहाँ राजदूत थे, वो बहुत परेशान हुए। लेकिन ये जो तालिबान हैं, इनके आमदनी का स्रोत बड़ा मजबूत है जी। और एक बार ये काबिज हुए नहीं कि ये पाकिस्तान को भी धता दिखा देंगे। पाकिस्तानियों को ये पता है, और वो हमेशा तालिबान नेता मुझसे कहा करते थे कि हम कोई पंजाबियों के गुलाम हैं, हम पठान हैं। ये कौन है? ये तो पंजाबी हैं, लाला है। हम कौन है? हम खान साहब हैं। ये सब गिलजई पठान लोग अपने आप को, वो कहते हैं कि नादिर शाह इतना बड़ा बादशाह था, हमने उसको कत्ल कर दिया कंधार में। ये किस खेत की मूली है? इन सबको हम देख लेंगे। अच्छा, एक बात और है कि ये जो अशरफ गनी को लाए हैं, अशरफ गनी पहले न्यूयॉर्क में पढ़ाते थे जी। इन्होंने मुझे भी बुलाया था एक बार। अशरफ गनी खुद गिलजई हैं, और ये हामिद करजई जो हैं, इनको हटा के गिलजई को भी इसलिए वहाँ, ये अशरफ गनी को इसलिए बिठाया गया था कि तालिबान भी मूलतः गिलजई हैं। पहले तालिबान की एग्जीक्यूटिव में एक भी नॉन गिलजई नहीं था जी। जब तालिबान लोगों ने मुझे अप्रोच किया मुल्ला उमर की तरफ से कि आप हिंदुस्तान वाले हमको रिकॉग्नाइज कीजिए, तो मैंने कहा कि हम आपको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप अपनी सेंट्रल कमेटी का कैरेक्टर बदलिए। मुझे नाम गिनाइए, कितने गैर गिलजई आपके साथ हैं, अहमद जई कितने हैं, यूसुफ जई कितने हैं, ताजिक कितने हैं, उज़्बेक कितने हैं, किर्गिज कितने हैं आपके पास? एक भी नहीं था। तो मेरा ये कहना है कि अब पिछले 20 साल में तालिबान का चरित्र बहुत बदला है। उसमें गिलजई पठानों के अलावा दूसरे किस्म के ट्राइबल पठान भी आ गए हैं, उसमें कुछ ताजिक लोग भी शामिल हुए हैं। इसीलिए आप देखें कि उत्तर वाले इलाके में और वो जो पश्चिम वाला इलाका है, वहाँ पर उन्होंने अपने कब्जे कायम किए हैं। तो मेरा कहना यह है कि तालिबान में भी बहुत बदलाव आया है। ऐसा नहीं है कि जो 20 साल पहले तालिबान सोचता था वो अब सोचते हैं। फिर दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि तालिबान के 3 बड़े शुरा तो सारे जगह क्या थे। पेशावर शुरा है, मिरानशाह शुरा है, क्वेटा शुरा है। ये 3 शुरा तो हैं ही। इनके अलावा मैं आपको ये बताऊं कि हर जिले में जो भी तालिबान नेता है वो अपने आप को 30 मार्का समझता है। वो किसी की परवाह करता नहीं है, वो अपने आप को बादशाह मानते हैं। मुझे डर ये है कि तालिबान की हुकूमत कायम होने के बाद इनमें आपस में भी बहुत झगड़े होने वाले हैं। यानी अफगानिस्तान में अस्थिरता का, अराजकता का एक भयंकर दौर शुरू होने वाला अफगानिस्तान में अराजकता का। लेकिन हमारी चिंता का विषय केवल अफगानिस्तान में अराजकता नहीं है, उस अफगानिस्तान की अराजकता भारत को और दुनिया को कैसे प्रभावित करेगी, ये भी सवाल है। अनुज, आपसे जानने में दिलचस्पी है, क्या हम केवल दर्शक के तौर पर रहेंगे? अफगानिस्तान में ऐसा हो रहा है, अफगानिस्तान में ऐसा किया जा रहा है, अफगानिस्तान में ऐसा हो जाएगा, और हम दर्शक के तौर पर देखते रहेंगे? क्या कहेंगी आप इस पे?
एक बात पर पहले ध्यान दिलाना चाहूंगी कि जो दोहा डील हुई थी ट्रंप के समय, उसमें अमेरिका का ये था कि वो ओनरशिप लेते हुए विड्रॉ करने वाले थे, लेकिन जैसे ही जो बाइडेन ने 14 अप्रैल को ये कह दिया कि अफगानिस्तान ही अपना हित देख ले और हम तो सीधे निकल जाएंगे, तब से तालिबान की ज्यादा हिम्मत बढ़ी है। एक तो ये बात। दूसरे, हम दर्शक नहीं रह सकते क्योंकि हमारा डायरेक्ट संतुलन जो है वो प्रभावित होता है। तो मैं जैसे हम देख रहे हैं कि 12 राउंड 13 राउंड्स की बात जो हो रही है वो आर्मी कर रही है चीन से कम अब हमारे विदेश विभाग को बहुत सक्रिय होकर आगे आना पड़ेगा, क्योंकि अभी एमईए का एक रिप्रेजेंटेटिव कमांडर लेवल की टॉक्स में बैठा रहता है, पर एक रिप्रेजेंटेटिव से अब बात नहीं बनेगी। हमको पहले चीन को साधना होगा, उसको किसी तरह हमारे पास से निकालना होगा और उसके साथ ही जो कॉन्फ्रंटेशन है उसे खत्म करना होगा। पाकिस्तान से भी डायलॉग्स बनाने होंगे, क्योंकि हमारे हित इन सभी के, हम इकट्ठा सबके साथ मोर्चा नहीं खोल सकते। मैं समझती हूँ कि अब सेना तो जो है वो अपनी जगह सही है, लेकिन सरहदों की कोई भी लड़ाई या किस तरह की लड़ाई भी हमने देखी है पूरे विश्व में, कभी सेनाओं ने नहीं उसका सुलझना सेनाओं से नहीं हुआ है, सुलझना उसका कूटनैतिक बातों से ही हुआ है। तो मैं समझती हूँ कि हमारे जो विदेश मंत्रालय है, हमारे जो राजनेता हैं, इन सबको आगे बढ़ के बातचीत करनी पड़ेगी, बातचीत करनी चाहिए। लेकिन सज्जनर साहब, मेरा दृष्टि थोड़ा अलग दिशा में जाने का है। दोहा पैक्ट हुआ था, जो बाइडेन ने कहा, सबने उम्मीद ये जताई थी कि अब अफगानिस्तान में हालात सामान्य रहेंगे, उतने बुरे हालात नहीं बनेंगे, विश्व को कोई खतरा नहीं रहेगा। पर सामने दिखाई दे रहा है कि हालात कल्पना से भी कहीं ज्यादा भयावह बन रहे हैं। क्या पुनर्विचार नहीं करना चाहिए? जो सामरिक दृष्टि से सामर्थ्यवान देश हैं, जिनके पास सामर्थ्य है, जिनके पास ताकत है, जिनके पास हिम्मत है, उन्हें अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की जरूरत नहीं है। देखिए, जो वहां से निकल रहे हैं वो अमेरिका है, जो बाइडेन है। और आपको मालूम है, जो परसों जो बाइडेन से पूछा गया जो क्या आपको कोई रिग्रेट है जो आप वहां से जा रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। परंतु मैं निजी तौर पर हिमांशु जी ये समझता हूं, जो उन्होंने बहुत जल्दबाजी की है निकलने में, और उसको मैं थोड़ा सा उसमें एक्सप्लेन करना चाहूंगा। अमेरिका वहां पर 20 साल से है, तो इसीलिए 20 साल के बाद अगर वो जा रहे हैं तो ये कहना जो वो जल्दबाजी में जा रहे हैं तो ये ठीक नहीं होगा। परंतु जब ट्रंप साहब ने वो साइन किया था दोहा में एग्रीमेंट, उनके ऊपर था एक पॉलिटिकल कंपल्शन, क्योंकि उनका इलेक्शन हो रहा था नवंबर में, और उन्होंने कमिटमेंट दिया था अपने कंस्टिट्यूएंट्स को, जो मैं यहां से अपने जो सैनिक हैं इनको सबको वापस लेकर आऊंगा। तो वो एक अग्रीमेंट ये करना चाहते थे, जिसका उन्होंने कहा ज़ल्मा खलीलजाद को, जो आपको ये अग्रीमेंट डिलीवर करना है। तो वो टर्म्स कंडीशंस में कुछ भी नहीं, जैसे मैंने आपको बताया 3 कंडीशन थी जो कि तालिबान ने बिल्कुल नहीं मानी। चौथी कंडीशन थी कि जो फॉरेन ट्रूप्स हैं वो वहां से चले जाएंगे, उनको सेफ पैसेज मिल जाएगा। तो चौथी कंडीशन को वहां पर किया गया, जो सारे जो ट्रूप्स हैं, परंतु अब इलेक्शन उनका नहीं हो पाया। परंतु जो बाइडेन साहब, मेरे ख्याल से उनको निकलना तो है, परंतु बिल्कुल 4, 5, 6 महीने में अपने आने के बाद 21 जनवरी को आए हैं वहां पर, और एकदम ऐलान कर देना जो हम सितंबर में चले जाएंगे, 8 महीने में चले जाएंगे, मेरे ख्याल से ये थोड़ी जल्दबाजी थी। उन्हें तालिबान से कमिटमेंट लेना चाहिए था, जो वहां पर आप थोड़ी शांति बहाल करेंगे, आप वहां पर स्थिरता लाएंगे, स्टेबिलिटी लाएंगे, और आप ठीक तरीके से सीरियसली आप बात करेंगे। जो घनी सरकार है या और जो अफगान के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, सिविल सोसाइटी हैं, जो कि बात कर रही है, अब्दुल्ला साहब के नीचे वो जो नेशनल काउंसिल फॉर रिकंसिलिएशन है, उससे बात करेंगे। तो कुछ उनसे ये वाली कंडीशंस, कुछ उनसे ये प्रॉमिस, कुछ उनसे ये कमिटमेंट लेना चाहिए था उनको जाने के लिए। परंतु मैं इस बात में थोड़ा और विस्तार देना चाहूंगा सज्जनर साहब, और क्या आप मुझे अनुमति देंगे इतिहास के पन्नों में यह आलेख लिखने की कि तालिबान के साथ लड़ाई में अमेरिका हार गया? अमेरिका अफगानिस्तान में आया था, उसने यह माना था कि उसके यहां पर जो हमला हुआ था वर्ल्ड ट्रेड टावर पे, वो वस्तुतः तालिबानियों के संरक्षण के तहत हुआ, और आज वो तालिबान वापस अफगानिस्तान पे कब्जा कर रहा है और अमेरिका वापस जाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या इतिहास के पन्नों में तालिबानियों के हाथों अमेरिका की हार लिखी जाएगी?
से जरूर लिखी जाएगी। जी क्या मैं बोलूं कुछ हिमांशु जी सज्जन के साहब। ऊपर हमला हुआ वहां पर, तो दैट वाज एंड ऑफ यूनिपोलैरिटी। 2008 में जब इकोनॉमिक क्राइसिस आया, इंटरनेशनल इकोनॉमिक क्राइसिस, दैट वाज द टोटल डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट एंड अमेरिका एज फार एज आर्थिक स्थिति है। और अभी जो है इनके जो विड्रॉल है यहां से अफगानिस्तान से, तो मेरे विचार से ये अमेरिका की साख के लिए, क्लाउड के लिए, डिप्लोमैटिकली, मिलिटरीली, पॉलिटिकली बहुत बड़ी उनके उसमें हार मानी जाएगी। और ये मैं कहूंगा जो तालिबान ने उनको हराया नहीं है, ये पाकिस्तान ने हराया है, क्योंकि जो भी सपोर्ट किया है सारा कुछ वहां से उन्होंने पाकिस्तान ने किया है। आखिरी चीज मैं ये कहूंगा, हामिद करजाई साहब ने कहा था 2011 में, जो अमेरिका को कहा था, जो आपके पास दो विकल्प हैं जी, या तो पाकिस्तान में जाकर जो उनको सेफ हेवन्स दिए हुए हैं उनको बॉम्ब करिए, उनको खत्म करिए। अगर वो नहीं कर सकते आप, तो फिर आपको तालिबान के साथ समझौता करना पड़ेगा। ये उन्होंने 10 साल पहले कहा था। तो इसीलिए ये तो ऊपर नीचे होता रहा। आपको मालूम है ओबामा साहब ने भी कहा हम अपने ट्रूप्स विड्रॉ करना चाहते हैं वगैरह वगैरह। परंतु मेरे विचार से ये बहुत ही बड़ी हार है इनके लिए, और इसका खामियाजा इनको, ठीक है वो निकलना चाहते हैं क्योंकि इंडो पैसिफिक में, साउथ चाइना सी वगैरह वगैरह में वो चीन के साथ उनका मुकाबला है, परंतु वो यहां पर भी एक वैक्यूम छोड़कर जा रहे हैं, वैक्यूम छोड़कर जा रहे हैं, और हार के तौर पर ही माना जाएगा। और साख को बड़ा नुकसान हुआ है। ये नतीजे पर अशोक सज्जन हर साहब हमारे साथ है, लेकिन वैदिक जी कोई हस्तक्षेप करने जा रहे हैं। वैदिक जी के आकलन को समझने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। जी वैदिक जी। हिमांशु जी, मेरा कहना यह है, जो सारे वक्ताओं ने बोला मैं उनसे सहमत हूं, लेकिन एक आखिरी रास्ता है जो मैं महीने भर से बार बार सुझा रहा हूं जी कि भारत सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष बना है पहली बार जी। ऐसे मौके पर भारत को अब भी अगर वो एक प्रस्ताव लाए कि 1 साल तक संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति सेना अफगानिस्तान भेज दी जाए, तो वो तालिबान को बिल्कुल फिट कर देगी जी। वो शांति सेना वहां पर लोकसभा के चुनाव करवाए, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव हों, और अगर अफगानिस्तान की जनता चाहती है तालिबान को तो चुन ले, तब हमें सबको उसे स्वीकार करना पड़ेगा। अभी भी रास्ता है कि शांति सेना चली जाए और वहां पर सारी शांति स्थापित करे, व्यवस्था स्थापित करे, और वो ठोक पीट के सब आतंकवादियों को सीधा कर सकते हैं। तो कार्यक्रम के मर्म पे हम पहुंचे हैं। कुल मिलाकर तालिबानियों के साथ संवाद मात्र आई वॉश है। आप तात्कालिक रूप से अपने संकट से बचने का रास्ता खोल सकते हैं, लेकिन तालिबानियों को अगर ठीक करना है तो सैन्य कार्रवाई एक बार फिर मजबूत तरीके से करने का विकल्प वेद प्रताप वैदिक जी की बातचीत से निकल कर आया है। अब की बार अमेरिका की सेना न जाए, संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति सेना जाए, तालिबानियों को ठीक करे, माहौल ठीक करे। लेकिन कुल जमा महत्वपूर्ण बात यह है कि एक आतंकियों का सरपरस्त समूह अगर इस तरीके से एक देश पर काबिज हो जाएगा, और तमाम दुनिया के वो देश जो मानव अधिकार की दुहाई आज तक देते आए हैं, वो इन लोगों के साथ बातचीत कर कर अपने आप को धन्य मानेंगे, तो आने वाली दुनिया में हम क्या नजीर पेश करेंगे, ये विचार का विषय होना चाहिए। कार्यक्रम की समय सीमा समाप्त हो रही है, अन्यथा इस विषय पर संवाद की भी गुंजाइश बहुत बाकी है। लेकिन मैं आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं इस अहम चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर इंसानियत, आदमियत को समर्पित महान शायर फिराक गोरखपुरी का दिया हुआ है। उन्होंने लिखा कि अगर बदल ना दिया आदमी ने दुनिया को, अगर बदल ना दिया आदमी ने दुनिया को, तो जान लो कि यह आदमी की खैर नहीं। फिराक गोरखपुरी कई साल पहले तालिबान जैसी ताकतों के संदर्भ में ये लिख कर गए हैं। बेहतर होगा हम इसे समझ लें और उस अनुसार कदम भी उठा लें, अन्यथा केवल ये मानते रहेंगे कि आग पड़ोसी के यहाँ लगी है और अपने घर में सोया जाए, तो आपका घर कब जल जाएगा इसका मलाल करने का भी अवसर आपको मिलेगा, इस पर मुझे शक रहेगा। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। सदा पढ़ाओ।